नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी नमस्कार। सर नमस्कार। तो धीरेन्द्र जी, अमित शाह, उनकी टीम पूरी, देवेंद्र फडणवीस से लेकर के एकनाथ शिंदे तक, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के तमाम लोग इस समय जुटे हुए हैं पर्दे के पीछे से, और मिशन 360 यानी 360 पूरा करने की दिशा में वो अग्रसर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो तो पूरा हो गया है, बस 6 सांसदों की कमी रह गई है। क्या लगता है आपको, मानसून सत्र में ही तीनों महत्वपूर्ण बिल आ जाएंगे? हालांकि उनमें से एफसीआरए का तो एक सामान्य बिल है, वो साधारण बहुमत से ही पास हो जाएगा, लेकिन बाकी दोनों के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, क्योंकि वो संविधान संशोधन विधेयक है। देखिए सर, जिस तरह से हम लोग इतनी प्रत्यक्ष गतिविधियां देख रहे हैं कि भाई पहले तो परोक्ष होती थी कि अंदर खाने तोड़ फोड़ की गुंजाइश होगी, अभी सबको लग रहा है। पहले खबर आ जाती है वो टूटने वाली है पार्टी और फिर बाद में वो टूटती है। ये पहले नहीं होता था। पहले अचानक, याद होगा आपको, खबर आती थी और अचानक चलते चलते फोन पे आपके फोन आता था कि अरे रे, जानते हैं बड़ा घटना गर्म हो गया, क्या हो गया कि उस पार्टी के विधायक को टूट हो गई। अभी तो वो आराम से पहले से पता चल जाता है। अभी आप ये देखिए कि कितने दिन से ये खबर चल रही थी कि शरद पवार के गए, शरद पवार गए, शरद पवार खुद ही चले गए। कल सुप्रिया सुले ने कह दिया आराम से कि भाई साहब हम इस पे विचार करेंगे जब हमारे साथ ये आएगा, और तब उस पे देखा है। क्योंकि शरद पवार की तरफ से मैसेज जा चुका, वो मिल चुके, शिंदे से मिल चुके, इसके अलावा जयंत पाटिल से बात हो चुकी, देवेंद्र फडणवीस की, क्लियर कट हो गया और आखिर में फाइनल हो गया कि वो जो है राजग के बाद जाके इसके बाद मिल लेंगे चुनाव से, और वो आराम से। बल्कि हालत हम लोग तो कांग्रेस ही तय करती है, उसी ने खुद कहा है कि नहीं वो बात करेगी, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते टाइप की बातें आ रही हैं। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रत्यक्ष तौर पर, बिल्कुल साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश है, कम से कम बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि ये जो पार्टियां हैं इनका देश के एजेंडे से कोई लेना देना नहीं। ये एस्टेब्लिश करना चाहती है। चुनाव के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन कम से कम अगर हम ये देखें कि बीजेपी ने जिस तरह से एकलव आगे हैं बातचीत में। एकलव्य, आपका स्वागत है। प्रणाम सर आप दोनों को। नमस्कार। तो मुझे ये लगता है कि इतने लंबे समय बाद इतनी बुरी तरह से एक्सपोज होना विपक्षी पार्टियों का, यही बीजेपी को ताकत दे रहा है। बीजेपी अपने सवालों से, उसको कोई, आप देखिएगा, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं है, बहुत समस्याएं, लेकिन क्योंकि क्रेडिबिलिटी जिस विपक्ष की नहीं है उसके पास कोई जाना नहीं चाहता। अब वो ये दिखाना चाहती है कि देखिए साहब, ये बेसिक इश्यूज है, ये बिल है, जिन बिलों को हम लाना चाहते हैं, ये चेंज की जरूरत है, हम करना चाहते हैं। आपको याद होगा संसद जब बन रही थी ना, नई संसद, तो उस पे इतना कोसा जा रहा था, पूरा इकोसिस्टम ऐसा तैयार खड़ा हो गया था कि साहब इनका क्या होगा, संसद का खेल कर रहे हैं। मैं भी एक साथ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त, क्योंकि मैं और काम सोचे बैठा था। एक दिन एक लड़का मुझसे कहता है, रिपोर्टर कहने लगा, बताइए 20,000 करोड़ बेकार हो जाएंगे। तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ है 20,000 करोड़। हमने भाई कौन से, अरे कहने लगा वो संसद वाला। अरे तो मुझे लगा, मैंने कहा यार तेरी जेब से कुछ जा रहा दिखता है। और तभी हम आए थे अंदर से, शास्त्री भवन के अंदर से होके आए थे। शास्त्री भवन में जो फाइलें हैं, जो सड़कें, वो सब दिख रही है बिल्डिंग के अंदर। हालांकि बीच में इस सरकार ने बहुत सफाई कराई, वरना आप जब जाते होंगे सर 2000 की शुरुआती दशक में, तो वो देखा नहीं था, सेफ लगी हुई थी, सेफे रखी, उनमें फाइलें रखी हैं, कहीं ये रखा है, सारी चीजें। अब वो देखिए कितने खूबसूरत बिल्डिंग्स खड़ी हो गई, सिक्योर्ड भी है ज्यादा बेहतर तरीके से, और नए अत्याधुनिक है, जहां आपको पूरी डिजिटलाइजेशन की दुनिया में जो वॉर है वो तो अब अंदर से ही होना है, डिजिटल का वॉर है, तो वहां उससे इम्यून भी है। तो ये लगातार हर बार एक्सपोज हुए हैं, और उनको ये लगता है कि साहब ये जो मर्यादा या पॉलिटिकल ये बातें करने की जो बात है, वो पहले खुद इतनी बार तोड़ चुके कि लोगों को यकीन नहीं है।
देखिए, अगर नंगा कहे आपकी कमीज पे दाग लगा हुआ है तो लोग हंसेंगे, क्योंकि वो पहने हुए तो हूं यार मैं, तू क्या पहने हुए है। तो वो लोग ना तो किसी प्रक्रिया में शामिल हुए, लंबे समय से जो जैसे चल रहा उसी तरह चलने देने की वजह से था। इसीलिए जब संसद बन गई तो अब आप देखिए वो विजुअल्स और सब चीजें, अब कोई नहीं कहता कि हम पुरानी संसद में जाके बैठेंगे जब सरकार पलट जाएगी, जो पहले वो हल्ला मचा रहे थे। अभी कोई नहीं कह रहा कि हम मंदिर, राम मंदिर वापस बाबरी मस्जिद बनवा देंगे। अभी कह रहे कि सब यार राम मंदिर में, बताइए राम मंदिर में चोरी होगी। रथ यात्रा निकालने को तैयार हो गए अपने अखिलेश बाबू, धर्म युद्ध लड़ेंगे वो भी। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि जो तैयारियां है जो बीजेपी की, वो प्रत्यक्ष थी, किसी को नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब इस बात से इनके रोने से फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो तैयार हो गए। आपने देखा वो टूट चुके हैं, 22-20 वहां आ चुके। और मैं आपको ये बात बिल्कुल श्योर कह रहा हूं कि सेशन के उस तक ममता बनर्जी के पास 2-3 सांसद से ज्यादा बचेंगे नहीं, 2-3 भी वो बचेंगे जैसे महुआ मोहित्रा, उसको कौन लेगा? उसको ममता के अलावा कोई झेल सकता है? कुछ भी बोलेगी, कहीं भी कुछ भी करेगी। आप देखिए कल डेरेक ओब्रायन खुद ही घूम रहा था वहां विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में। लोगों को लगा ये भी भागा, ये भी भागा, क्योंकि आप गए क्यों हैं भाई? तो ये सारी चीजें बताती हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है। और इस सेशन में कुछ बिल जिनको लेकर पहली बार, बल्कि मेरा ये मानना है कि मोदी ने तैयारी नहीं की थी पिछली बार पीएम ने, इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं था, उन्होंने पास ही नहीं कराना था, उनको ये चेक करना था है क्या। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप याद कीजिए धारा 370 हटाने के वक्त हम लोगों ने देखा कि एचएम कैसे रात को जाके चले गए, कांग्रेस के सांसद के बाद जो कालिता थे कैसे गए, वो उनको कहा कि ये रख दिया सामने नक्शा कि ये देश है, और अगले दिन वो। तो ये जो आपने देखा था कि हम लोगों को पास होने के बाद तो पता चल गया था कि कितने सारे कहां कहां किस किस नेता को लगाया गया था। जब आपने पिछली बार पेश होते हुए देखा उस बिल को, उसमें कहीं आपने देखा उससे पहले कोई बात की? बस ऐसे ही बिल पेश किया, उसको जाने दिया, उसको देखा कि हाँ क्या क्या है, कहां कहां इकट्ठा हो सकता है, फिर उसके बाद वो लोग प्लग कर दिए, वो सारे सारे होल्स आपने देखा प्लग कर दिया। अब ना तो उद्धव ठाकरे पे कुछ बचा, ना वो खुद आई गए शरद पवार। डीएमके के साथ बात हो चुकी है कि भाई आप, और उनके नेताओं के बाकायदा बयान आ चुके। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई ऐसे ही सुन के कह रहा हूं, बाकायदा आपने कल देखा होगा उसके जो मुख्य नेता थे उन्होंने साफ कहा कि भाई जो प्रोसेस, जो उनको हमने अपना प्रस्ताव दे दिया, उन्होंने बताया हमको क्या चाहिए, कहने लगा पार्टी मान लेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा बहुत ही उनका पूरा कैलकुलेटेड मूव है, और इस बार वो जो लाना चाहते हैं उसको लेके आएंगे। मैं सिर्फ इन 2 बिलों की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि कोई एक ऐसी चीज जरूर है जिसको सरकार लाना चाहती है, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर इस तरह सरकारें कभी तोड़ती नहीं है पार्टियां, या इतना प्रयास करते हुए बिना बोले, और दिख सबको रहा है, बोल कोई नहीं रहा है कि हाँ हम ये तैयारी कर रहे, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से आराम से आता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो है, जो कि जगन के लोगों की अब कोई वो नहीं रह गई, बीजेडी के लोगों की कोई वो, उनके पास कोई लीडरशिप आइडियोलॉजी या विजन नहीं है। उनको पता है जो भी हमको सत्तारूढ़ पार्टी से मिलना है वो इसी पार्टी से मिलना है, लिहाजा उनका है। डीएमके अगर चली जाती है तो बेसिकली अब जो काम किया जा रहा है, जो 9-10 सांसदों की कमी, अभी ये माना जा रहा है कि 9-10 सांसदों की कमी, अगर हम इन सबको जोड़ते हुए चले जाएं, जो 20 और जोड़ लेते हैं, फिर 6 वो जो आए थे एकनाथ शिंदे वो वाले जोड़ लें, और ये 8 जो है, अब अगर राजग जाती है तो राजग में जाती है या समर्थन करते हैं तो 8 आप इनको जोड़ लीजिए, भले ये रहते हैं या बहिर्गमन करते हैं। उसी तरह से डीएमके इफेक्टिव स्ट्रेंथ को कम कर देगा, वोटिंग की इफेक्टिव स्ट्रेंथ को। अभी तक बीजेपी तोड़ रही थी, और अब बीजेपी कर रही है कि जो सदन की इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उसको वो कम कर देगी, जिससे कि उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में हो जाएगा। जी सर। एकलव्य जब पिछली बार पेश किया गया था तो बंगाल के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर थे, और जैसा धीरेन्द्र जी ने कहा, मकसद उसे पास कराना था नहीं, क्योंकि इतनी कच्ची गोटियां तो नहीं खेली हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। जब भी उनको कोई बिल पारित कराना होता है तो उसकी पूरी तैयारी करके ही आते हैं। शायद ममता बनर्जी समेत विपक्षी दलों को महिला विरोधी साबित करना था और चुनाव में उसका माइलेज लेना था।
तो वो काम हो गया। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि तब एनडीए की स्ट्रेंथ 293 होने के बावजूद 298 वोट मिले थे। इस बीच गंगा यमुना में और दूसरी नदियों में बहुत पानी बह चुका है। जैसा अभी बताया धीरेन्द्र जी ने, टीएमसी टूट गई, उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी टूट गई, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 मेंबर टूट गए और छिटपुट तो आ रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। यानी कल की जो खबरें आ रही थी कि बस 6 सांसदों की कमी है, बाकी तो 360 का जो मिशन है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। तो आपको क्या लगता है इस सत्र में, इसके बावजूद, मैं आऊंगा उस पर भी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, लेकिन क्या इस सत्र में दोनों संविधान संशोधन विधेयक और एफसीआरए ये पारित कराने में सफल हो जाएंगे अमित शाह? देखिए सर, इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, मैं एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है सर जो अभी धीरेन्द्र सर ने कही कि देश में बातें तो ये महिला आरक्षण बिल की चल रही हैं, डिलिमिटेशन बिल की चल रही है, एफसीआरए की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि धीरेन्द्र सर ने ये बात कही कि कुछ और भी हो सकता है जो सरप्राइज कर दे पूरे नेशन को, तो मेरे मन में उस समय जब सर ने बोला तो एक मन में अचानक से बात आ गई कि अभी वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अचानक से कह दिया था ना सर, आपको ध्यान होगा कि पासपोर्ट जो है वो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम सोच कुछ रहे हैं कुछ एनआरसी वगैरह टाइप का हो जाए तो एक अकल्पनीय ही बात हो जाएगी सर, मजेदार बात। बट एनीवे सर, अगर हम इस बात पे आए सर, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है सर कहीं ना कहीं कि एक बात तो तय है सर कि ये बिल जो भी सरकार तैयारी कर रही है ये होने वाला है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है सर, ये जो दूसरे दल जो टूटे हैं और उनको जो एक छटपटाहट हुई है जो बीजेपी की तरफ आए हैं, सिवाय कांग्रेस के अभी तक। देखिए सर, ये जो डिलिमिटेशन का बिल है, मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका सूत्र है। और इसमें डिलिमिटेशन से एक्चुअली जो सबसे बड़ा खतरा है सर, वो है ही सिर्फ कांग्रेस को सर। बाकियों को उस लेवल का डर या मतलब जो थ्रेट है वो नहीं है सर। देखिए सर, प्रॉब्लम क्या है कि 1976 में एक फ्रीज लग गया था सर सीटों बढ़ने पर सर। तो उसके बाद से सर फिर वो अटल जी की भी इनफैक्ट सरकार आई तो उसे 25 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, वो 2026 में जाके अभी खत्म हो जाएगा वो फ्रीज तो। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2008 में कांग्रेस ने एक बार सर परिसीमन किया था और उस परिसीमन में अब सीटें तो नहीं बढ़ा सकते थे, तो उन्होंने कुछ काट छाट करी थी सर और एक कुछ सीटों का स्वरूप बदला था। जैसे कि बीजेपी की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट्स थी उसमें सर उन जनरल सीट्स को एससी एसटी सीट्स बना दिया, जहां पे कांग्रेस वीक थी वहां पे एससी एसटी सीट्स को जनरल बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सर टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन कुछ को छोटा कर दिया गया, कुछ को बड़ा कर दिया गया, कुछ में 2 को 1 कर दिया गया, कुछ को 1 को 2 में कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ सर कि जिस कांग्रेस की 2004 में करीब 145 के आसपास सीट्स थी, तो 2008 में यह परिसीमन करने के बाद 2009 में जो उनकी सीट्स आई वो करीब 206 के आसपास थी सर, यानी कि करीब 60 सीट्स बढ़ गई सर। इससे पहले कांग्रेस को ऐसी जीत सिर्फ कब मिली थी? इनफैक्ट तब भी नहीं मिली थी। इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई थी और उनकी जो सिंपैथी वोट राजीव गांधी को मिला था जब 404 सीट्स आई थी, उससे पहले उनकी 357 सीट्स थी 1980 में, तो वो 60 सीट का जंप तो सर तब भी नहीं मिला था जो कांग्रेस को अब मिला। तो सर कांग्रेस जानती है कि बीजेपी इस परिसीमन और इस परिसीमन में ये काट छांट और के साथ में सर अगर संख्याएं भी बढ़ गई तो स्कोप बढ़ जाता है सर। तो बीजेपी, कांग्रेस ने एक तरह से जो बीजेपी और बाकी गैर कांग्रेसी दलों के साथ भी किया अपने बेनिफिट के लिए, मैं समझता हूं सर कि कांग्रेस अच्छी तरह से समझ चुकी है कि भाजपा इसको सूद समेत लौटाने वाली है सर। और सूद समेत लौटाने का मतलब यह है सर कि जिस तरह से अमित शाह जी का होमवर्क होता है, मैं आपको कह सकता हूं कि ये जो बात होती है ना कि
अगले 2-3 दशक तक कांग्रेस राज में नहीं आने वाली, लगभग उसी तरह का संकट हो जाएगा सर कांग्रेस के लिए। तो इसके कोर में तो सर जहां तक मुझे लगता है वो यही है कि कांग्रेस समझ चुकी है कि किसी भी कीमत, मुझे तो सर, मैं आप फ्रैंकली बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो राहुल गांधी जी 20 दिन के लिए जो गायब रहे इंडिया से और कुछ नहीं पता था कि ये इस बार क्या करने गए हैं, और इतने समय के लिए तो वो कभी बाहर भी नहीं रहे, तो सर कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड ही था कि भाई कैसे इस देश में किसी तरह से माहौल क्रिएट करा जाए और ये संसद सत्र जो होने वाला है इसको डिस्टर्ब करके जो भाजपा यहाँ पे मैनेज करने वाली है इसको इस बार रोक दिया जाए। तो मेरे असेसमेंट में सर कुल मिला के ये बात है। और जो बाकी दलों की जो बात है सर, उनको सर वो रीजनल पार्टीज हैं आफ्टर ऑल, तो वो तो सर अपने हिसाब से कोप करेंगी सर जो इसमें। और सर उनके लिए तो अगर वो इसमें साथ में नहीं जुड़ते हैं तो उनके लिए तो सब कुछ लूज करने के लिए ही है। वो साथ में ये भी साबित हो जाएंगे कि वो महिला विरोधी हैं, और भाजपा तो ये कर ही लेगी सर, आज नहीं तो कल इसको कर ही लेगी। अगर भाजपा को नंबर्स में थोड़ा बहुत भी संशय होता तो भाजपा इसकी जगह विंटर सेशन में कर लेती इसको, लेकिन ये होना तो है ही सर। मतलब मुझे लगता है कि भाजपा ऐसा ऐसा सर बहुत लोग कह रहे हैं ना कि भाजपा इसको लाएगी ही तभी अगर भाजपा इसको पास करा सकती है। सर मुझे तो लगता है कि भाजपा अगर इसको पास नहीं करा पाई ना तो इससे बड़ा मैसेज चले जाएगा जो पिछली बार गया था कि लगातार भाजपा महिला आरक्षण के लिए प्रयास कर रही है और ये सब बार बार किसी ना किसी बहाने मतलब इसमें एक रुकावट, इसमें बाधा डाल रहे हैं। तो मैं तो बहुत क्लियर हूं सर कि बाकी लोग, और सर देखिए मैं तो हमेशा कहता हूं सर ये जो बाकी पार्टीज हैं कहीं ना कहीं इन लोगों का जो एक डायनेस्टिक नेचर है, तो इनको सर मोटा मोटी सर जैसे शरद पवार जी भी हैं, उनको यही देखना है सर कि मेरी जो बेटी है वो कल जिस तरह से सर योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनकी मीटिंग हुई है सुप्रिया शुक्ला जी की, मतलब ये तो अनहर्ड ऑफ टाइप की मीटिंग थी। और जो आग भाव थे सर उसमें ये सारी चीजें सर। और एक बात मैं इसमें अवश्य ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग ये बाकी दलों की बात तो कर रहे हैं सर, मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि कांग्रेस का अल्टीमेटली क्या रवैया होने वाला है जब ये संसद सत्र में बिल पेश किया जाएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा सर देखने को। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ठीक है सर, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सब राहुल गांधी जी और परिवार की चाटुकारिता में लगे रहते हैं, उनकी जो क्वार्टरी है, लेकिन जो चुन के सदन में बैठे हुए लोग होते हैं सर उनको जनता को फेस करना है सर अगले इलेक्शन में। तो पता नहीं सर, मतलब हमने विचित्र चीजें देखी हैं संसद के इतिहास में, कभी लोगों के तबीयत खराब हो जाती है, कभी किसी को हवाई जहाज नहीं मिल पाता है, किसी को अचानक से उसके बीच में गाड़ी खराब हो जाती है। तो कांग्रेस का अल्टीमेटली कांग्रेस का रवैया तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस के एक्चुअली चुने हुए सांसदों का वहां पे बैठ के क्या रवैया होने वाला है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा सर। धीरेन्द्र जी के पास चलते हैं। धीरेन्द्र जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिख मारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज सुबह 10 बजे सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई थी अपने यहाँ, जिसमें राहुल गांधी भी थे, खड़गे साहब तो थे ही। उन्होंने 2-3 मांगे की हैं। एक तो प्रधानमंत्री से कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें ये डिस्कस होगा। नंबर 2 उन्होंने कहा है पर्याप्त समय मिलना चाहिए विपक्ष को भी और जो भी बोलना चाहते हैं उनको। पर्याप्त समय तो पिछली बार भी मिला था इनको, पिछली बार भी तो बोले थे ये, फिर चाहिए पर्याप्त समय। या इस चिट्ठी में कोई राज है, बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आधार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पार्लियामेंट में हंगामा किया जाए। ये तो हम और आप जानते हैं कि शुरू के 10 दिन, कभी कभी 15 दिन ये पार्लियामेंट के खाई जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं। कोई ना कोई मुद्दा इन 3 दिनों में भी, 4 दिनों में भी निकाल करके ले आएंगे ये, जिस पर हंगामा करके पार्लियामेंट को ना चलने दें। पर अल्टीमेटली क्या रोक पाएंगे? देखिए सर,
ये काम है विपक्ष का कि वो ये सब चीजें करता रहे, नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ तो विपक्ष बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है हाईकमान से पूछ के बताऊंगा, और हाईकमान से पूछो तो कि जो जिसको वो हाईकमान कह रहा वो कह रहा हमारे पार्टी के जो जन कार्यकर्ता हैं वो उनकी इच्छा से तय होता है। तो जिस पार्टी में यही पता नहीं चलता कि हाईकमान कौन है और उसके जनता कौन है, यही पता नहीं चलता, उस सब में ये तय करना बहुत मुश्किल है। ये चिट्ठी दरअसल एक तरह की पहले ही पेशबंदी है, जैसे गांव में किया जाता था, पहले से ही एक मुकदमा करके रख दो ताकि वो जो है उसका लड़का जो है फौज में भर्ती ना हो सके, उसको पहले ही फंसा लो। अगर वो दौड़ भाग कर रहा तो उनको मालूम है कि ये रुकेंगे नहीं बिल। तो राहुल गांधी ऐसी कोई किताब ढूंढ के ले आए क्या, ये देखना है पहले तो, कि कोई कागज पत्थर कोई कहीं। इतने दिन तक उन्होंने इतनी मेहनत की, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में उलान बटोर से लेके वो कोई पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे, क्योंकि मुझे पता उनको भारत की बहुत चिंता है। वो रवांडा गए होंगे, तिबलिसी, पता नहीं कहाँ कहाँ। मतलब भाई एक आदमी जब वो बिहार के चुनाव का हल ढूंढने के लिए साउथ लैटिन अमेरिका जा सकता है, सोचिए आप, जहां मतलब पूरे बिहार का कोई एक आदमी बेचारा वहां कोई गया होगा, उसी को वो कह ले ये अकेला वोटर है, इसको ले जाके कांग्रेस को डलवाऊंगा वोट। तो वो आदमी कुछ ऐसा तो जरूर ढूंढ के लाए होंगे। तो वो उसी के लिए पेशबंदी कर रहे हैं कि साहब हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं, जिनको वो प्रधानमंत्री अब लिखने लगे होंगे मुझे लग रहा है आपस के संवाद में, कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी हैं वो सदन में आएंगे, उनको बोलने का आप समय दीजिए। क्योंकि वो बोलते कम है, वो जानबूझ के जानता है कि भाई मुझे ऐसी जगह पे ट्वीट करना है। देखिए आप, विपक्ष का एक बात हमको ये समझनी पड़ती है सर, कि विपक्ष आखिर मुद्दे क्या उठाना चाहता है, जनता के उठाता है। उन मुद्दों का जनता के साथ इको दिखना चाहिए, क्योंकि हम संसद का ये इस्तेमाल भी करते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी या दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा संसदीय गणतंत्र में संसद के फोरा का इस्तेमाल ये करती है कि उसके इश्यूज को जनता समझे, वो उसके साथ इको करे, ताकि दोनों का लेफ्ट राइट बदल जाए, सीटों का अरेंजमेंट, अगली बार ट्रेजरी बेंच पे वो जाके बैठ जाए, ऐसा उम्मीद करते हैं। लेकिन ये अकेला पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूं, विपक्ष 12 साल से तो हो गए हैं, जो पूरी ताकत से इस बात की कोशिश करता है कि ट्रेजरी बेंच पे वही बैठे रहे, बस विपक्ष में हम जो है ताली खाते रहे। वो लगता है कि जैसे जनता के लिए नहीं बोलते, वो जो पीछे अपना एक पूरा बैठाया हुआ है, जो पूरा उनका 99 वाला, अब तो कह रहे हो 102 शायद हो गए हैं वो, तो उन सबको लेकर बस उनके साथ वो जो है पूरा का पूरा दल वो ताली बजा दे, बस वो बाहर निकल के कह दे बहुत ही शानदार हो, रूप हो, गुण वाला हाल है, चाहे वो पवन खेड़ा कह दे, चाहे वो सुनेत्रा के, वो सुचित्रा के, क्या नाम उसका जो भी है, सुनेत्रा या क्या आप बोलते हैं, मैं भूल, सुप्रिया, सुप्रिया कह दे, कुछ भी कह दे, जो कह दे बस ताली बजा दे। इन लोगों का यही हाल है, इसीलिए वो चिट्ठी का कोई मतलब नहीं। देखिए कभी ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई आदमी, कोई विपक्ष जो है इनके कहने से रोक देगा। आज तक तो कोई ऐसा बिल हुआ नहीं जो सरकार पास कराना चाहती है उसको छोड़ दे। भाई सरकार ने एक बिल रखा हुआ है, वो बिल भी अभी हो जाएगा, जो प्रधान पीएम और सीएम के 30 दिन के अरेस्ट होने पे जो है, उसके बाद उनकी बर्खास्त हो जाने का, उसमें उन्होंने सस्पेंशन की सिफारिश कर रहे वो, कि ठीक है साहब सस्पेंशन हो जाएगा, और उसके बाद सस्पेंशन के बाद अगर उसमें मुकदमे का समय ज्यादा लंबा होगा तो फिर इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, वापस आ जाएगा, सस्पेंशन के बाद वापस आकर संभाल सकता है। इसका सरकार ने इंतजाम कर रखा कि भाई ये हमने आपके लिए इसको भेज दिया था वहां सीनेट को, मतलब उसको कमेटी को भेज दिया था, अब आ गई सिलेक्ट कमेटी से, आके उसकी रिपोर्ट भी आ गई, अब वो फिर पेश कर देंगे। तो इसीलिए सरकार खुद से तय करती है, और ये सरकार ऐसी नहीं है जो किसी विरोध से झुक जाए। हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्पीच थी, शुरुआत में उन्होंने कहा था कि देखो, जब याद है नए सांसदों के साथ उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई विपक्ष का काम तो विरोध करना है, तुम उससे समर्थन की उम्मीद क्यों कर रहे हो, तुमको जनता ने काम करने के लिए चुना है। तो जब किसी लीडर को इतनी क्लैरिटी है कि यार ये तो विरोध करेगा, ये कब ताली बजाने लगेगा मेरे लिए, जिस दिन ये ताली बजाने लगेगा उस दिन तो ये समझ लेना चाहिए कि मेरी सरकार जाने वाली है। तो लिहाजा वो पूरी तैयारी के साथ है, वो पूरा पास करेंगे, और जो उनका एजेंडा है, जो मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा, क्योंकि अगर ये बिल पास कर दें तो विपक्ष को इस बात को मेहरबानी मानना चाहिए, इसको ये मानना चाहिए कि अमित शाह या मोदी की किसी इस टीम ने, जो इनको पॉलिटिकली एक रूथलेस आइडिया रखते हैं, सभी राजनीति ऐसी तरह से होती है, उन्होंने इस बार इनको हल्के से छोड़ दिया, क्योंकि इनको पता तो है कि कौन सा बिल पेश हो गया, जो पास किया उसका इनको पता तो है। इनको डर ये रहता है कि कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिसका इनको पता ना हो।
तो इसीलिए मैं यही मानता हूं कि उनकी चिट्ठी का आधार बस इतना सा ही है कि चूंकि देखिए विधायी काम है, आप ये सब तो करेंगे ही, तो बेचारे उन्होंने, उनके ऑफिस ने चिट्ठी लिख दी, उनको चिट्ठी मिल गई, ठीक है, आपने लिख दिया, हमने सुन लिया, बाकी काम तो अपना होगा। कि बातचीत तो आपकी सरपंच साहब सारी सही है, लेकिन पतनाड़ा तो यहीं से गिरेगा, तो वो सुन लेंगे सरपंच की बात सुन लेंगे, ठीक है भाई, लेकिन वो पार्टी तो अपने आप से ही चलेगी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो एनआरसी की चर्चा कर रहे थे एकलव्य, ये जब तक 3 अहम विधेयक पारित ना करा लेगी मोदी सरकार, तब तक एनआरसी का लाल कपड़ा ला करके तो इनको नहीं बिदकाएगी विपक्ष को। सर म्यूट पे हैं। जी, म्यूट पे हैं। सर जब उनके पास पूरी संख्या है, वो इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो पास करा लेंगे। उनको इनके बिदकने से क्या होना। याद है आपको, वो ऐसे करके कमीज फाड़ दी थी 370 हटाने पे, याद है ना, कि हमारे साथ ये हो गया एकदम। और सर एनआरसी में तो सर धीरेन्द्र सर, एनआरसी में तो मेरे ख्याल से 2/3 की जरूरत भी नहीं होगी ना। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का नहीं है शायद, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, उसमें तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर, वो तो मतलब एक मैं कह रहा हूं कि अगर इन्होंने इंतजाम कर ही लिया तो आप उसको ले आइए, किसी को ले आइए। तो मेरा मानना यह है कि उनको इनसे, देखिए सर, विपक्ष का जिस तरह का, आज मैं संजय सिंह का एक ट्वीट देख रहा था, वो लिख रहा था प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया, ये प्रधानमंत्री यो करता है, मतलब उसका जो संबोधन था, वो जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके, मतलब कोई भी हो सकता है, वो उसके बहुत ही ज्यादा घटिया तरीके से, जैसे डायरेक्ट लिख रहा था नरेंद्र, याद है ना आपको, टीएमसी वालों ने शुरू कर दिया था लिखना, तो वैसे ही वो संजय सिंह बोल रहा था। तो ऐसे लोगों की कोई परवाह करेगा? उसको मालूम है वो राज्यसभा में आया, अगर वो लोग यहां से, यूपी से, किसी भी सीट से, जिस भी सीट पर उसको बहुत बड़ा एतबार होना, वो उस सीट पे लड़ ले, जमानत जब्त करा के जाएगा। जमानत जब्त तो मैं उसके लिए बहुत सम्मान का शब्द कह रहा हूं, जितने उसके नाम में अक्षर हैं उतने 1000 वोट नहीं उसको मिलेंगे। लेकिन वो चूंकि एक सिस्टम बन चुका, वो लोग बार बार, आप ये सोचिए सीजेपी का हम लोग जो आंदोलन देख रहे हैं, जो ऐसे में कोई भी आदमी अपने घर बैठ जाएगा, वो कल को सड़क पे आके बैठ जाएगा। ऐसे इस गांव, एक गांव में 50 आदमी मिल जाए ऐसे, जो कहेगा मैं मरने को तैयार हूं, बस इसको हटा दो, पूरे देश का काम ही यही रह जाएगा। आज ये कह रहा, कल को वो कहेगा, कोई कहेगा ये डिफेंस मिनिस्टर हटाओ, परसों कह देगा इसको हटा दो, फिर कहेगा ये मेरे जिले का डीएम ऐसा। आपने देखा नहीं, वो पानी की टंकी पे चढ़ जा रोज, कहने मेरी प्रेमिका को बुलाओ, फला की बहू है। तो ऐसा करके ये सब इस नाटकों से कुछ होना नहीं है। ये बात समझ चुके कि नेगेटिविटी की लास्ट सीमा है। देखिए ये लोग जो कर रहे हैं, वो भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि ये जो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन विपक्ष के पास इतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि सर वो इनके विरोध का भी, मतलब जनता के अंदर कोई सहानुभूति जगा पाए। इम्पोर्टेंट है। लीजिए, एक खबर और अपडेट हो गई है। सुप्रिया सुले के बाद अब संजय राउत का भी यू टर्न, परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को सपोर्ट के दिए संकेत। मैंने देखा सर इनका इंटरव्यू। तो ये चमत्कार को नमस्कार करेंगे आप एकलव्य? सर मैं तो, ये चमत्कार है ही नहीं सर। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, इसमें एक पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है सर। अभी जो सर बात कर रहे थे कि मोदी जी जिस तरह की स्पीचेस देते हैं और जो उनका कार्यकाल रहा है, सर देखिए एक बात माननी पड़ेगी, जो मैंने बेसिकली ऑब्जर्व करा है कि 2014 से पहले, ये उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ सर, महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में, और जो लोग कहते हैं ना कि शरद पवार ने अमित शाह को गलत ही छेड़ दिया और ये और वो सब, तो सर एक बात समझनी पड़ेगी कि देखिए जो 2014 से लेके और 2019 तक का जो मोदी जी का पहला कार्यकाल था, वो बेसिकली सर परफॉर्मेंस ड्रिवन कार्यकाल था, कि सरकार कैसा परफॉर्म करती है उसके ऊपर जनता वोट करेगी कि भाई, और अच्छा मैंडेट प्राप्त हुआ सर। तो आई थिंक उस मॉडल से मोटा मोटी मोदी जी काफी सेटिस्फाइड थे सर। लेकिन सर उसी वर्ष बाद में जो सर हमने जो देखा, जो महाराष्ट्र में हुआ सर, कि बीजेपी का एक ऐसा लॉन्ग टर्म अलाय शिवसेना, जो वाकई में विचारधारा के कारण बीजेपी से जुड़ा हुआ था, एक स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय था एक तरह से बीजेपी का। उसके पीछे बाला साहब ठाकरे की लेगेसी थी, बहुत सारी चीजें थी सर।
तो वहां पे जो शरद पवार ने जो खेल किया सर बीजेपी के साथ, कि जो एक प्री पोल अलायंस, जो एक एस्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप इतने दशकों की थी, उसको कांग्रेस के साथ जिस तरह से मिलके तोड़ा और एक तरह से मतलब ऐसा संदेश देने की कोशिश करी कि ये अमित शाह तो बहुत स्मार्ट बनता है, मैं दिखाता हूं कि चाणक्य क्या होता है और राजनीति क्या होती है। तो सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक ऐसा डिफाइनिंग पॉइंट था कि जब जो समझ में आता है अमित शाह जी ने शायद मोदी जी को कहा होगा, हाँ आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, राजनीति मैं देख लेता हूं। उसके बाद से सर अमित शाह जी ने जो पॉलिटिकल रोड मैप तय करा कि जैसे को तैसा देने का, तो सर अमित शाह जी ने बता दिया कि भाई चाणक्य कौन है और किस तरह से है। तो ये महाराष्ट्र में तो सर मतलब संजय राउत जी को मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे जी ने कहा होगा कि भैया तुम्हारी बातें सुन सुन के तुम्हारे अलावा तो कोई बचा नहीं मेरे पास, तुम ही बैठे रह गए, बाकी सब तो चले गए, तो अब चुपचाप वो करो जो सही है, नहीं तो जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। ये जो सर आदित्य ठाकरे के साथ में वो जो उनका क्या नाम था सर, सचिन अहीर शायद, जो उनका सारा काम देखते थे सर यहाँ पे अपने वर्ली वाली इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में। तो सर सही कह रहा हूँ ना धीरेन्द्र सर? सचिन अहीर है, हाँ बिल्कुल सही। हाँ सर। तो सर वो मेरे ख्याल से वो जो था, मेरे ख्याल से इस परिवार के लिए एक रीजनेबली बड़ा झटका था सर। तो मतलब उस समय लोग बात करने लगे कि अब तो ये शायद वर्ली कॉन्स्टिट्युएंसी से भी इसका लड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जिस तरह के झटके में है सर, और ये जो अभी आपने न्यूज आइटम दिखाया सर, उसमें मैंने तो ये बाइट देखी थी इनकी, तो वो कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि सरकार ने एक पॉइंट रखा है, हम पढ़ लेते हैं, अगर हमें सही लगेगा महिलाओं के विरुद्ध कौन हो सकता है, अगर सही लगेगा तो हम कंसिडर करेंगे। तो थोड़ी देर बाद सर जो दिल्ली में जो मीडिया है वो अरविंद सावंत जी के पास पहुंच गई कि भाई संजय राउत जी तो ये कह रहे हैं। तो अरविंद सावंत जी बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, जब पेपर हमारे सामने आएगा तो हम मातोश्री में डिस्कस करेंगे साहब से इसको, और हमारे साहब जैसा बोलेंगे फिर हम उसी हिसाब से अपना रुख बनाएंगे। तो मना करना तो बंद ही कर दिया है सर कि हम सरकार का विरोध करेंगे, ये बोलना बंद कर दिया है सर। और सर एक बात और पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि देखिए सर, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी में भी 50 कमियां होती हैं सर, और उसके लिए भी हम लोग मतलब ऑनेस्टली कई बार डिस्कशन करते हैं सर। लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में सर अभी जो इसका देश में सबसे बड़ा एग्जाम्पल चल रहा है वो सर ये सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो कॉकरोच जनता पार्टी का सो कॉल्ड दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है ना सर, इसके परिप्रेक्ष्य में इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर कि एक आप नीट का मुद्दा लेके आप करते हो, लेकिन वहां पे नीट के अलावा सब कुछ हो रहा है सर, सब कुछ नीट के अलावा हो रहा है सर। चाहे एंटी नेशनल फेसेस को एक मंच पे आना हो, चाहे वहां पे उमर खालिद की बेल की डिमांड करना हो, चाहे वहां पे सर अल्लाह का नाम रह जाएगा जैसे गाना गाने वालों को मतलब बुलाना हो। तो सर मतलब अल्टीमेटली सर एक डेमोक्रेसी में क्या होता है सर कि आप किसी से अगर थोड़ी बहुत आपकी नाराजगी हो भी जाए, मैं तो कहता हूं बड़ी नाराजगी भी हो जाए, उसके बाद सर जनता क्या, तो सर उसके बाद जनता क्या, सर बिल्कुल कामरा जाकर के वहां बकवास कर रहा है सर कि सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का भला कर रही है ये सरकार। तो सर तो ऐसे लोगों पे तो मामले दर्ज होने चाहिए सर। और दूसरी बात यह है कि सर मैं तो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से और इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि जनता सर अगर किसी से थोड़ा निराश भी होती है तो वो तभी उसको डिस्प्लेस करने का सोच सकती है सर जब दूसरी साइड का व्यक्ति कोई एक ऑल्टरनेट विजन प्रेजेंट करता है सर। सिर्फ ये कह देना कि ये सरकार गलत कर रही है और उसमें तुम अपनी विचारधारा ये दिखा रहे हो कि तुम्हें तो मतलब एज इफ भारत को तोड़ना है और एकदम एंटी नेशनल लोगों को अपने साथ में स्टेज दे रहे हो, तो वो जनता कभी तुम्हारी तरफ मुड़ के नहीं देखने वाली। जी जी। धीरेन्द्र जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, ये रिश्ता क्या कहलाता है शरद पवार के साथ? 2017 में पद्म विभूषण देते हैं, फिर शरद पवार इनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, 2019 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने देते, उद्धव ठाकरे को लालच दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री बना देंगे, आजा बेटा इधर, और अब शरद पवार के पीछे पीछे उद्धव ठाकरे भी
परिसीमन बिल को सपोर्ट करने को तैयार? दरअसल जो मैं आपसे सर अभी कह ही रहा था इसी चर्चा में कि किसी के पास भी कोई विजन नहीं बचा हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और शाह, इन लोगों की राजनीति से टकराने के लिए विपक्ष के पास कुछ नहीं है। जब ये जोड़ी जनता से टकराने लगेगी तब उसके बदलाव के लिए जनता हो सकती है। ये उनके ऊपर है, ये उनको तय करना है। क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे राज्यों में हम देखते हैं कि इनके सिलेक्शंस जो हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। वो जनता की तरफ से सवाल खड़े होते हैं, चाहे जहां एकलव्य रहते हैं वहां हो, चाहे वो बिहार हो। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि ये जो जोड़ी तय करेगी तो ये अपने जाने का रास्ता तय करेगी, विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। ये खुद से तय करते हैं कि इनको क्या करना है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि शरद पवार को इतने दिन तक इतना बड़ा गुब्बारा बना के फुलाया गया, इतना, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको मालूम है कि जिस दिन हमको सुई लगानी होगी हम लगा देंगे, वो हवा में उड़ जाएगा, वो कहीं दोबारा फूलने लायक नहीं रहेगा। देखिए आप सोचिए कि शरद पवार से भी बड़ी बाला साहब ठाकरे के बेटे का इतना बड़ा फैसला। देखिए लोग जो है, आपने देखा होगा किसी भी बिजनेस में बहुत रेयर होता है कि हम घर गिरवी रखते हैं, कंसिक्वेंसेस में चला जाए। मान लीजिए कोई ज्यादा ही नुकसान हो गया तो उसको पूरा करने के लिए देना हो सकता है घर जाए, लेकिन आदमी कोई घर गिरवी नहीं रखता कि मैं दुकान खोलूंगा इसलिए गिरवी रख दूं, बहुत रेयर होता है। बाला साहब ठाकरे के बेटे ने घर गिरवी रख के एक बाहर परचून की दुकान खोली सड़क पे जाके, जहां आदमी नहीं रहते, जिस बाजार में, जहां वो खाते ही नहीं है। या गंजों के शहर में, मेरे जैसे के शहर में, उन्होंने कंघी की दुकान खोल ली। तो ये सब इनका जो एक आइडिया है वो आइडिया ही फ्लॉज। इसीलिए जो शरद, इनकी मजबूरी ये है, चाहे शरद पवार हो, पार्टी बचाने के लिए आ रहा। आपको लग रहा वो आता? खुद वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर से सब चले जाएंगे। तो लोग कह रहे भैया तुझे चलना है चल, नहीं तो हम लोग जा रहे, सब हम तैयार बैठे हैं। तो जैसे शादी में आया कोई मुंह फुलाए बैठा है, भाई तुझे चलना चल, नहीं तो हम लोग जब गाड़ी में बैठने ही लगते हैं तो आखिर में वो भी बैठ के ड्राइवर के बगल की सीट में बैठ जाता है। कम से कम उतर के हाथ जोड़ के कह तो देगा मैं आया हूं, मैं लेके आया इन सब। तो वही मुझे लगता है ये है, वरना बाकी कुछ इनके पास बचा हुआ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर नमस्कार।